डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने चैप्टर 8 से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? लास्ट टाइम हमने मेटल्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसमें हमने ये कहा था मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस। बेसिकली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो भी इसी करैक्टर्स को बोलते हैं कि कोई एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन बना सकता है। तो मेटल्स के इसी करैक्टर्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें, टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। दो ही बातों के एक ही बात के दो डिफरेंट नेम्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। मेटल्स की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए कैटायंस फॉर्म करते हैं, मेटल्स की उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ये तो हमने बात की डेफिनेशन की। अब हमने देखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है इसका ट्रेंड क्या है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर हम अरेंज करते हैं। तो हम भी वन बाय वन पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का ट्रेंड देखेंगे और ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड देखेंगे। अगर हम ट्रेंड इन पीरियड की बात करें, जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हो जाता है। इट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कौन सी दो रीजंस हैं जिस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है? फर्स्ट ऑफ वन अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। जितना एटॉमिक साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितने स्मॉलर साइज एलिमेंट के एटम्स होते हैं वैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जितना होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी उतना ही डिक्रीज होगा, उतना ही कम होगा। अगर एक और रीजन को डिस्कस करें, आयोनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए भी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में यही चीज थी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी इलेक्ट्रॉन उतना डिफिकल्टी के साथ क्या होंगे, रिलीज होंगे। इसका मतलब ये हुआ तीन रीजंस हम डिस्कस करेंगे पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए। पहला हमने डिस्कस किया एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। थर्ड वन पे अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जितनी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी मेटल्स का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है वो भी उतना ही लो होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेंड इन ग्रुप, तो यही सारी बातें हम रिवर्स कर देंगे, उलट कर देंगे। जब हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। जितने बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड वीक होता है। जितना होल्ड वीक होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना इजी हो जाएगा। तो जितने इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे मेटालिक करैक्टर यानी कह लें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होगा वो हाई होगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन: increase in atomic size, decrease in effective nuclear charge and also decrease in ionization energy। क्योंकि हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज होती है। जितनी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी उतना ही इजी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के अंदर सोडियम मौजूद है। अगर इसके साथ से कंपेयर करें सेकंड ग्रुप तो वो लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर सोडियम की बात करें उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उसके कंपैरिजन में अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल मैग्नीशियम की बात करें स्मॉलर इन साइज है, इसके अलावा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है जिसकी वजह से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सोडियम की निस्बत कम है। इसी तरह अगर हम बात करें
टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप के अंदर बात करें, सोडियम पोटाशियम रुबीडियम की अगर हम बात करें, तो जो सोडियम है उसका अपर लेवल पे आता है, उसके बाद पोटाशियम उससे नीचे आता है, तो सोडियम मोर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो पोटाशियम होगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन या रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हमने बात की कि अगर कोई एलिमेंट हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रखेगा तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लो है, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हाई होगा। वही बात की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो एलिमेंट जो होंगे वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ग्रुप के अंदर अल्कली मेटल्स की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट साइज सबसे बिगेस्ट साइज रखते हैं, सबसे बड़ा साइज होता है अल्कली मेटल्स का, बिगर इन साइज होने की वजह से लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अदर एलिमेंट्स। अगर इसके बाद कंपैरिजन में हम हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी वो उतने ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। अगर हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स जो थी वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो एज कंपेयर टू अल्कली मेटल स्मॉलर इन साइज होते हैं। स्मॉलर इन साइज होने की वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो एज कंपेयर टू अल्कली मेटल जो होता है वो लो होता है। तो इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट की निस्बत ज्यादा क्यों होती है? वो सिंपल सी रीजन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देते हैं वैलेंस शेल के अंदर तो जो एटम्स होता है उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। यही रीजन है कि हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। दैट्स व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन या मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड पहले से स्ट्रांग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें 738 किलो जूल पर मोल है। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होती जाएगी उसकी वैल्यू लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम की फर्स्ट और सेकंड की बात की तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा थी। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और इसके अलावा कंपैरिजन किया, यहाँ हमने रिलेशन डिस्कस किया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इन दो टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।